आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि इसमें हमें बहुत तरह के टेक्निकल चीज़ों को देखना और सीखना होगा। तो बहुत ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर हम ध्यान रखें जो भी बता रहे हैं और आप इसको अभ्यास करें। देखिए किसी भी अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग में जो एक इशू है, ठीक है, वह है कि यदि कोई लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसको उसका एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग करना हमेशा एक इशू होता है, ठीक है ना। मतलब चैलेंज क्या है इसमें? तो चैलेंज ये है कि जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड है, द एक्यूरेसी ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड, जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि बड़े पॉलीपेप्टाइड को कैसे सीक्वेंस किया जाए, एक बड़ा चैलेंज है। तो हमें इसको करते वक्त में दो तीन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। पहला कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है ना, कि मतलब स्मॉल फ्रैगमेंट्स बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड है कि जब हम इस तरह के प्रोटीन को या बड़े इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को हटाना पड़ता है। रिमूव डाइसल्फाइड bonds and ensure no further reaction on the sulfhydryl group cysteine, ठीक है, ये इंश्योर करना है। और तीसरा जो हमें इंश्योर करना है वो करना है टू रिमूव एनी modifications on side chain of the residues। मतलब इन तीन चीजों पर हमें अगर हम करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगा कि हम अपने सीक्वेंसिंग को बहुत एक्यूरेट रखें। कभी भी जब भी हम सीक्वेंसिंग का करते हैं काम तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि एक्यूरेसी रहे, क्योंकि एक भी मिस्टेक अगर हो गया और उसी को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो बहुत ही गलत होता है। अब तो एनसीबीआई ब्लास्ट का दौर है जहाँ बहुत सारे सीक्वेंस हैं और हर दिन पुटअप हो रहे हैं, तो अब सहूलियत है, लेकिन सीक्वेंसिंग करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है अगर हम उसके नियम को ना माने। जो सबसे पहला काम है यहाँ पर वह काम है कि हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को कैसे हटाएं, मतलब ब्रेकिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अब हमारे मन में आएगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो किन के बीच में बनता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड सामान्यतः दो सिस्टाइन के बीच में बनता है। इस बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है तो हम लोग कहते हैं इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिस्टाइन रेसिड्यूज। दो सिस्टाइन रेसिड्यूज को होता है विद इन और बिटवीन द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब कि यह दो सिस्टाइन रेसिड्यूज के बीच में होता है और इसमें एक अहम चीज है कि ये विद इन मॉलिक्यूल भी हो सकता है और बिटवीन द डिफरेंट अमीनो एसिड चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकता है।
अब इस तरह का जब भी एग्जाम्पल हो तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसके लिए सेंगर को नोबेल प्राइज मिला था, वह था इंसुलिन का स्ट्रक्चर। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में दोनों तरह के चेन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब इसका चेन ए है, ठीक है, चेन ए और चेन बी, चेन बी, इन दोनों के बीच जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि 6वें नंबर पर एक सिस्टाइन है और 7वें नंबर पर सिस्टाइन है, और फिर जो है 20वें नंबर पर एक सिस्टाइन है, ठीक है, और 21 नंबर पर एस्पैराजाइन है, ठीक है ना। 20 नंबर पर एस्पैराजाइन है, तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखिए ये जो सिस्टाइन है, इन सबके पास सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? सल्फ हाइड्राइल। एक जगह हमको यहाँ पर भी बीच में भी डालना होगा सिस्टाइन यहाँ। अब इसका देखिए नंबरिंग कैसे करते हैं। इसका नंबरिंग है, ये जो सिस्टाइन है ये है 6वें नंबर पर, ये जो है ये है 7वें नंबर पर, ये जो है ये है 10वें नंबर पर। अब क्या होता है कि 6वें और 7वें के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैं थोड़ा सब चीजों को मिटाता हूँ। एक बार मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप सिस्टाइन का स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लें। अगर सिस्टाइन के स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है। CH2 एंड SH, ठीक है। हमारा जो टारगेट ग्रुप एरिया है, फंक्शनल ग्रुप, वो यही SH है, इसलिए हम उसको SH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ S और ये रहा H। 10वें नंबर पर भी है S एंड H, 7वें पर भी है S एंड H, मतलब इन सब के पास सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है। अब क्या होता है, ये इंजाइम्स की मदद से होता है। इंजाइम्स की मदद से ये होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन हट जाता है यहाँ से। आपके मन में सवाल होगा हट के कहाँ जाएगा? सिस्टम में हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं और ये बन गया एक सल्फ हाइड्राइल डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इस बॉन्ड का जो जो हम लोग कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्यों उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं? क्योंकि यह जो बॉन्ड है यह विद इन द मॉलिक्यूल बना है ना। इसके लिए आपको दूसरे मॉलिक्यूल से जरूरत नहीं है, मतलब ए चेन में ही ये बन गया। और दूसरा है बी चेन। बी चेन की बात होती है, ठीक है, तो अगर बी चेन की बात करें तो बी चेन में भी 7वें पोजीशन पर एक सिस्टाइन है और फिर 19वें पोजीशन पर एक सिस्टाइन है, ठीक है। और ये तो चूंकि 30 रेसिड्यू का होता है और फिर लास्ट में LN9 है, ओके, LN9। तो अब इसका भी नंबरिंग, हम पोजीशन का नंबरिंग कर देते हैं। यह है 7th पोजीशन पर, यह है 19th पोजीशन पर, ऊपर वाला है 20th पोजीशन पर, ठीक है। अब आप गौर करेंगे कि ये जो सिस्टाइन है, इस सिस्टाइन के पास भी क्या होता है? सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है, करेक्ट। इसके पास भी सल्फ हाइड्राइल ग्रुप है और इसके पास भी सल्फ हाइड्राइल ग्रुप। आप लोग बात समझ गए होंगे। क्या होता है कि फिर यहां से ये दोनों हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन हट गया और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। उसी प्रकार से 19 और 20 के बीच में क्या हो गया? हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। और यहाँ भी इसके दोनों के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर
इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डायसल्फाइड। तो आप गौर करें कि एक इंसुलिन ही है और उस इंसुलिन में आपको एक जगह दिख रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर डायसल्फाइड बॉन्ड, चेन ए में 7 और 10 के बीच में, और चेन ए और चेन बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डायसल्फाइड बॉन्ड, और चेन 20 एंड चेन 90 रेसिड्यू 19 और 20 के बीच में भी आपको इसका तो 3 डायसल्फाइड बॉन्ड है। अब अगर आप अमाइनो एसिड सीक्वेंस में इन तीनों को अगर इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा कि जब ये टूटेगा तो ये लटक जाएगा। क्या होगा? ये टूटेगा तो लटक जाएगा, और इट विल अ बिग चैलेंज फॉर अ साइंटिस्ट कि वह इस को कैसे, तो अगर हम जब तक कि इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं हटाएंगे यहां से, हमारा अमाइनो एसिड क्लियर कट टूट कर अलग नहीं होगा और उसको पहचान हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस प्रोसेस को चेंज करने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत मेथड्स हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए और हटाने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स हैं जो कि सेल अपनाता है। ठीक है ना? और जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज है वह भी इस काम को करता है। बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। तो ग्लूटाथियोन भी इसी तरीके से करता है कि वो अपना हाइड्रोजन देकर उस बॉन्ड को तोड़ता है। अब देखो, मैं जो बेसिक चीजों को समझा रहा हूँ उसको सभी ध्यान से देखना। जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त तो हमको साहब कुछ दूसरे मेथड्स चाहिए होते हैं, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। अब आप गौर करेंगे, मैं एक बना रहा हूँ चेन, और आप इसको देखिए कि कैसे इस काम को किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया। Makes a disulfide bond with हमेशा एंटी पैरेलल होता है, इसलिए दोनों नाइट्रोजन को हम एक साइड नहीं रख सकते। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो दो सिस्टाइन के बीच में बना हुआ है, और यहाँ पर वह डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हमें इसको तोड़ना है लैब में, तो लैब में हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। इसमें एक जो बहुत ही बढ़िया मेथड है वह है यूज ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना? हम लोग फॉर्मिक एसिड को यूज करते हैं। इस प्रोसेस का आता है ऑक्सीडेशन बाय परफॉर्मिक, मैं फॉर्मिक बोल जाता है, परफॉर्मिक एसिड। ये यूज करने से क्या बेनिफिट होता है? ये यूज करने से बेनिफिट होता है, इसके परफॉर्मिक एसिड को लोग क्यों यूज करते हैं, है ना? तो पहला है टू रिमूव डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, पहला। और दूसरा जो बेनिफिट है टू ऑक्सीडाइज द सल्फर ऑफ द SH group to prevent further bonding। मैंने कहा था कि दो काम करना है, पहला कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को हटाना है, और दूसरा इस तरह से उसे हटाना है कि फिर से वो दोबारा डाइसल्फाइड बॉन्ड उस वक्त नहीं बनाए जब तक कि हमको जरूरत है। तो अब रिजल्ट क्या होगा कि जैसे परफॉर्मिक एसिड इसमें डालेंगे, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड अलग होकर, देखिए ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर अपने में, अब ये यहाँ इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए था। परफॉर्मिक एसिड के कारण क्या होगा कि परफॉर्मिक एसिड के कारण यह इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं, अब यह फर्दर इसी तरह का रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है,
तो जब भी हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है कि एक हमको मिल गया इस तरह से, और नीचे भी तो है ना, तो नीचे वाला भी क्या करेगा, मैं इसको कलर बदल देता हूँ, नीचे वाला भी तुरंत इसी प्रकार से अपने आप को इससे अलग कर लेगा, और अलग करके वहां भी सल्फर पर ऑक्सीडाइज होकर सल्फोनेट जिसको बोलते हैं वह फंक्शनल ग्रुप बना लेगा। और इस प्रकार से क्या हो गया कि अब इस सल्फर का हम किसी तरह से मॉडिफिकेशन किसी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब हम यहाँ लिखते हैं कि नाउ दिस सल्फर ऑफ cysteine residue cannot be used to make next डाइसल्फाइड। जब तक ये रहेगा यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो परफॉर्मिक एसिड का यूज है, यह परफॉर्मिक एसिड का यूज एक लैब मैनुअल के अंदर में किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को हटाकर उसको टिका कर रखें। देखें कि दूसरा जो मेथड है वह है रिडक्शन बाय डाइथायोथ्रिटोल। तो डाइथायोथ्रिटोल को अगर हम यूज करें तो क्या होगा कि जो सल्फर है वह इस प्रकार से मॉडिफाइड हो जाएगा कि ये फर्दर यूज नहीं हो सकता। यह जो मेथड है इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए और इसमें कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये लैब मेथड्स हैं, ठीक है। अभी जो है वो आप समझे कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से आप पढ़ रहे हैं चीजों को, तो आपको लैब मेथड से भी क्वेश्चंस उठा के दिया रहता है। अगर इन सब चीजों का भान नहीं रहेगा तो आप सिर्फ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर या इन सब चीजों के बेसिस पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आपको इन सब चीजों पर भी बात करनी चाहिए। तो ये जो मेथड है, यह मेथड बहुत ही सदुपयोगी मेथड है लैब में, और आसानी से इजी अवेलेबल होता है, चीप होता है, तो कोई झंझट नहीं है, और आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर इन द लैबोरेटरी। इसके प्रोटोकॉल होते हैं, दैट प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो। लैब के अंदर तो बिना प्रोटोकॉल की कोई बात होती नहीं है। शेयर करता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको एक जो है प्रोटीन को करना है, क्लीव है प्रोटीन, ठीक है ना। एक प्रोटीन को आपको क्लीव करना है जिसका सीक्वेंस जो है वह है GASMALIK EGAAYHDPIDPRDC, ठीक है, DCVHSD YLIACGPMTK। बोलो कि सर हो गया, हमारा काम समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन थोड़े दिए हैं, आप तो एकदम मतलब इतना बड़ा सीक्वेंस दे दिए हैं कि हम क्या करेंगे। बट मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह के कुछ भी चीज में कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे दे रहा है। फर्स्ट, लिव विथ ट्रिप्सिन। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें लिव विथ ट्रिप्सिन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें लिव विथ साइनोजेन ब्रोमाइड। तीसरा क्वेश्चन है चलिए यही दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। सबसे पहले ट्रिप्सिन का शिकार को जानते हैं कौन कौन है। तो ट्रिप्सिन का शिकार कौन है बताइए आप सब लोग। लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि लाइसिन कहाँ है। लाइसिन यहाँ, लाइसिन यहाँ, ठीक है। दूसरा दूसरा हम पहले लाइसिन को ढूंढ लेते हैं। लाइसिन और है क्या, यहाँ है ना लास्ट में, दो जगह मिला। अब आर्जिनिन को ढूंढते हैं। आर्जिनिन को ढूंढते हैं तो एक यहाँ मिला, और आर्जिनिन है कहीं और, मुझे दिख नहीं रहा है, तो है, ठीक है।
अब सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑब्जेक्शन को देखते हैं कि प्रोलीन सी साइड में किसका है। तो प्रोलीन तो दिख नहीं रहा है, यहाँ जो लाइसिन है उसके इधर इधर आइसोल्यूसिन है और इधर जो है वो ग्लूटामेट है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। यहाँ ये प्रोलीन है, तो प्रोलीन जो है वो तो इसके पहले है, एन टर्मिनल पर, और इस पर जो है देखिए एक एसिड है, मतलब ये स्लो होगा लेकिन कटेगा जरूर। इसका मतलब दोनों ही कटेगा, ठीक है ना, दोनों ही। अब दूसरा याद करते हैं कि ट्रिप्सिन जो है वो किसको काटता है, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन को एट सी टर्मिनल। अब सोचो कि ये याद नहीं है तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? कदापि सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है जो हम सेगमेंट को काटेंगे एक तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है, और दूसरा कट जाएगा इस आर के पास। स्लो ही होगा लेकिन कटेगा जरूर। और तीसरा कहीं हम लोग काट सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि तीसरा तो सर कहीं कटता हुआ हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जो ये बेसिक मेथड हमारा हो गया, ये काम कर गया। अब देखना है कि साइनोब्रोमाइड, ठीक है ना, ये तो गड़बड़ लिखा गया ना, यहाँ होगा CnBr, साइनोब्रोमाइड। तो साइनोब्रोमाइड तो मेथियोनिन को कट करता है, तो मेथियोनिन को ढूंढा जाए, ये मेथियोनिन कहाँ है? मेथियोनिन एक यहाँ है और कहीं है मेथियोनिन, एक यहाँ है मेथियोनिन, ठीक है। और मेथियोनिन के किस टर्मिनल पर काटता है? सी टर्मिनल पर। तो यहाँ कट गया और यहाँ कट गया। इस प्रकार से आप आराम से इसको फ्रैगमेंट में कर सकते हैं। थोड़ा बारीकी से देखिए आप इसको, ठीक है ना, हो सकता है कि हमसे भी कुछ चूक हो जाए, तो उसके लिए आपको तुरंत जो है सॉल्व करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में बड़ा एक कि you will be provided few fragments, okay, आपको कुछ फ्रैगमेंट्स दिए जाएंगे विथ नोटिस ऑफ द यूज्ड प्रोटीएज। आपको प्रोटीएज के बारे में बताया जाएगा। देन यू हैव टू मेक द एक्यूरेट सीक्वेंस, ठीक है। फिर आपको एक एक्यूरेट सीक्वेंस बनाना है। इसमें क्या है, ये आपको टुकड़े दे दिए जाएंगे, है ना, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ओके। कुछ एंजाइम्स के बारे में आपको लिख दिया जाएगा, कौन कौन एंजाइम कब कब यूज हुआ है इस पर, और तब आपसे सवाल करेगा कि एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है वो बना के दिखाइए, कौन सा सीक्वेंस जो कौन सा जो होगा एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा बैक टू बैक, इसमें तीनों टुकड़े यूज करेंगे हम लोग, है ना। इस तरह के सीक्वेंस में आपको इसको 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 इसमें एडजस्ट करना। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंजाइम 1 है, ये एंजाइम 2 है, कुछ भी है, एंजाइम 2 है, कुछ भी ऐसा करके दिया हुआ। अब आप इनको तीनों को इस तरह से अरेंज करना है इनका एक्शन सही लगे। हो सकता है कि यहाँ 1 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो, कुछ भी सीक्वेंस में हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी बहुत ही ज्यादा चतुरता और बहुत ज्यादा समझबूझ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम वहां समझबूझ की उपयोग नहीं करेंगे तो वो सीक्वेंस हमसे बनेगा नहीं, ओके। और इस तरह के जो फ्रैगमेंट्स हैं, इस तरह के जो सीक्वेंसेस हैं, उनकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। मैं एक क्वेश्चन देकर आपको छोड़ना चाहता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तैयारी करें कैसे होगा। अब देखिए आपको हम जो है 3 फ्रैगमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। पहला जो फ्रैगमेंट्स है वो है EGAA YHD FEEID ERGASM, ये पहला फ्रैगमेंट है। दूसरा फ्रैगमेंट है TYDCVHSD और तीसरा फ्रैगमेंट है ALIKYLIACGEM, करेक्ट।
ये जो है आपको 3 फ्रैगमेंट्स दिया हुआ है और आपको जो जो एंजाइम दिया गया है उसका नाम है साइनोजेन ब्रोमाइड। बढ़िया। अब आप इन तीनों सीक्वेंस को आपको पुटअप करना है कि कौन सही है, कौन किसके बाद आएगा। 1 2 3। ठीक है, ये आप लोग का हो गया होम वर्क। ठीक है, करिए इसको, बनाइए आप लोग। एग्जैक्ट जो है लोकेशन वो कैसा होगा। ठीक है, और ये आपका रिएजेंट है जो कि प्रोटीएज के काम कर, एंजाइम की तरह बोलना तो कठिन है, मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो कि प्रोटीएज की तरह काम करता है। जस्ट डू इट, सॉल्व इट एंड फाइनली पुट अप द आंसर कि कौन फ्रैगमेंट कौन सेगमेंट किसके आगे पीछे हो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से ही चीजों को देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें काम करती हैं और फिर उस आधार पर हम लोग काम करेंगे।